हाँ जी, कहां तक पहुंचे? ऑक्सीजन हो गए थे, तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ रहे थे हम, है ना। इसमें पहले नंबर पे पढ़ा था हमने किसको? ऑक्सीजन के बारे में हमने बताया कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुए, दो टाइप के होते हैं, सिंथेटिक और दूसरे नेचुरल। ऑक्सीजन में IAA और IBA पढ़ा था, और सिंथेटिक में NAA और 2,4-D, है ना। ऑक्सीजन जो है इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग, नई लीव्स को गिरने नहीं देगा, ओल्ड लीफ अगर गिरती है तो उसको रोकता, जाइलम का डिफरेंशिएशन, यस और नो, पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, और सिलेक्टिव वीड कंट्रोल, क्योंकि ये डाइकोट वीड को मारते हैं मोनोकोट क्रॉप प्लांट्स के साथ अगर उग जाते हैं तो। और उसमें बेसिकली यूज किया जाता है 2,4-D को, जो कि हमारे लिटरेचर में NCERT में हमें दिया गया है। सही है बात या नहीं? आज हम जो बात करने वाले हैं बच्चे, वो हार्मोन है कौन सा? जिब्रेलिन्स की बात करेंगी, है ना। आप बताइए कि इसको एक फंगस से ढूंढा गया था, और इसे हम जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अभी तक हमें जिब्रेलिक एसिड जो है बच्चे, वो 100 से ज्यादा टाइप के मिल चुके हैं। 100 से ज्यादा टाइप के, मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स हमें क्या मिले हैं, प्लांट्स में अलग अलग मिले हैं। लेकिन आपको याद करना है कि इनमें सबसे कॉमन जो है वो GA3 है। जिब्रेलिक एसिड 3 को हम सबसे कॉमन मानते हैं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है बात या नहीं? यस और नो, कि जो GA3 है वो क्या है? एक कॉमन जिब्रेलिन है। ठीक है। जिब्रेलिन की जब बात आती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, किसकी? तो इसमें आपको याद करना है कि जिब्रेलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनोडल ग्रोथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंटरनोडल ग्रोथ के लिए। इंटरनोडल ग्रोथ का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्टेम है, इस स्टेम में दो चीजें हैं, नोड्स और इंटरनोड्स। क्या है? ये तो जगह है जो है वो नोड है, दो नोड के बीच का प्लेस जो है वो इंटरनोड है। सही है। तो जिस जगह पे लीव्स आती हैं, ब्रांचेस डेवलप होती हैं, ये एरिया जो होता है जहां लीव्स आती हैं, जहां ब्रांचेस आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नोड। और दो नोड के बीच का प्लेस जो होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। दो नोड के बीच का जो प्लेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो यहां समझने की चीज आपके लिए ये है कि जो जिब्रेलिन होता है ये प्लांट्स पर जब काम करता है तो ये बेसिकली इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करवा देता है। अगर आप यहां देखेंगे तो इस प्लांट के अंदर जो इंटरनोड्स के नंबर हैं वो तो एज इट इज वही है जो पहले थे, लेकिन आप बताइए कि इंटरनोड की जो लेंथ है वो क्या कर दी गई है? इंक्रीज कर दी गई है। इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज होने से ओवरऑल स्टेम की लेंथ भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो भी प्लांट्स की लेंथ को क्या करवाते हैं? बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे कि ऑक्जीन जो है वो एपिकल डोमिनेंस से प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, तो जिब्रेलिन जो होते हैं वो इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाकर प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। तो इसका जो की फीचर जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, वो इंटरनोडल ग्रोथ है। अब इस इंटरनोडल ग्रोथ की वजह से प्लांट पर मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं आपके साथ शुगर केन की, तो मैं कहूंगा कि जो शुगर केन है ना, शुगर केन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है इससे। शुगर केन का, भाई शुगर केन में आपको चाहिए क्या? स्टेम, और स्टेम की लेंथ अच्छी है, मोटा लंबा ताजा गन्ना। सही है बात या नहीं? इसका मतलब गन्ने की जो इंटरनोड्स है उनकी अगर लेंथ बढ़ेगी तो गन्ने का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो गन्ने के लिए, शुगर केन के लिए जिब्रेलिन बड़ा यूजफुल है, क्योंकि ये करवाता है इंटरनोडल ग्रोथ, और इंटरनोडल ग्रोथ से प्लांट की लेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ या ना? दूसरा आपको याद करना है कि जो प्लांट जेनेटिकली क्या होते हैं? ड्वार्फ होते हैं, बोने होते हैं, उन प्लांट्स को ये क्या करवा देगा? आप एक बात सोच के देखो, हम पढ़ते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसे आप क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? पूछो क्यों? क्योंकि इस पे आपने जिब्रेलिन डाल दिया। तो स्मॉल टी प्लांट जो कि कैसा था?
कैसा था? ड्वार्फ था, उस पे आपने क्या डाला तो वो क्या हो गया? सही है बात या नहीं? मतलब जेनेटिकली जो प्लांट्स ड्वार्फ हैं, बोने रह जाते हैं, जिनकी ग्रोथ क्या होती है? कम। जेनेटिकली जो प्लांट्स रह जाते हैं क्या? ड्वार्फ। सही है बात या नहीं? जिनकी ग्रोथ क्या होती है? कम। यस और नो? उन प्लांट्स पर जिब्रेलिन डालने से उनकी लेंथ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सही है बात या नहीं? अब लेंथ इंक्रीज हो गई तो ये प्लांट कैसा हो गया? अब आप बताओ कि फ्यूचर में ये प्लांट आगे अगर प्लांट पैदा करेंगे तो कैसे पैदा करेंगे, और ये आगे अगर प्लांट पैदा करेंगे तो कैसा पैदा करेंगे? ड्वार्फ। क्योंकि आप ये बात याद रखिए कि जिब्रेलिन ने प्लांट को मॉर्फोलॉजिकली टॉल कर दिया है। जिब्रेलिन ने प्लांट को मॉर्फोलॉजिकली क्या कर दिया है? टॉल कर दिया है, लेकिन जेनेटिकली उसमें जीन्स अभी भी ड्वार्फनेस के ही है। इसका मतलब फ्यूचर में अगर इस प्लांट से नया प्लांट बनेगा तो वो ड्वार्फ ही बनेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर उस प्लांट पर हम किसको डालेंगे तो हम उस ड्वार्फ प्लांट को भी टॉल कर पाएंगे। तो जिब्रेलिन जो होता है वो प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में चेंज लाता है, जेनेटिकल कैरेक्टर में चेंज नहीं लाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अगर आप ड्वार्फनेस का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा? जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो यहाँ किया ही नहीं जिब्रेलिन ने। जिब्रेलिन ने प्लांट को मॉर्फोलॉजिकली क्या कर दिया है? टॉल कर दिया है, लेकिन जेनेटिकली अभी भी वो ड्वार्फनेस के कैरेक्टर्स के साथ ही है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स, इनका जो मेन स्टॉक होता है ना गुच्छे का, उस स्टॉक की लेंथ इंक्रीज करवा देते हैं ये जिब्रेलिन्स। मैं आपको बताऊं कि भाई जब हम छोटे बच्चे थे ना, बच्चे कोई फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ते होंगे, उस टाइम पे अंगूरों का जो गुच्छा आता था, अंगूर गुच्छा इतना सही आता था बस। वो मतलब ठेले वाला बंदा बहुत सारे गुच्छे छोटे 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 ठेले पे रख के बेच रहा है। और गुच्छा छोटा होने का रीजन था कि जो क्लस्टर है ग्रेप्स का, उसका जो अंदर मेन स्टेम होता है गुच्छे के अंदर, जिसपे ब्रांचेस लग रही होती हैं और उसके ऊपर अंगूर लग रहे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उसकी लेंथ बताओ क्या है? कम। लेंथ कम होने की वजह से गुच्छा क्या बना? छोटा बना। तो अंगूर का साइज भी क्या रहा? छोटा ही रहा। सही है बात या नहीं? लेकिन जब इन क्लस्टर पर किसका इफेक्ट आया, तो आप बताइए कि जो अंगूरों का क्लस्टर था, जो गुच्छा था, उसके मेन स्टॉक की लेंथ क्या हुई? मेन स्टॉक की लेंथ बढ़ गई तो ब्रांचेस की लेंथ भी क्या हो गई? तो अंगूर को फैलने की क्या मिली? और आज देखिए आप, मार्केट में छोटे गुच्छे तो है ही नहीं। वो गुच्छा दुकानदार यूं पकड़ के यूं उठाता है लंबा, और कैंची से बीच में से काट और देता है। नहीं समझ रहे मेरी बात? और अंगूर को फैलने की क्या मिलती है? और अंगूर के फ्रूट की लेंथ भी थोड़ी ज्यादा होती है, लंबे लंबे अंगूर आते हैं मार्केट के अंदर आज। तो प्रोडक्शन बढ़ गया ना इससे। तो ग्रेप्स का जो मेन स्टॉक होता है बच्चे, उसकी लेंथ को क्या करवाया जाता है? क्या करवाया जाता है? इंक्रीज करवाया जाता है, जिससे कि उनका प्रोडक्शन क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। समझ पाए ये बात या नहीं? ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ये क्या करवाते हैं? इंटरनोडल ग्रोथ करवाते हैं स्टेम की, तो स्टेम की लेंथ इंक्रीज करवा देते हैं। ऐसे आपको याद करना है कि जो कॉनिफर्स होते हैं ना, कॉनिफर्स, कॉनिफर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अगर आप पहाड़ों पे गए हो तो आपने देखा हो कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, यूं, सही है, इनको क्या कहा जाता है? कॉनिफर्स। ये प्लांट लेंथ में तो इंक्रीज क्या करते हैं? लेंथ ज्यादा इंक्रीज करते हैं और फैलते कम है। जैसे एक बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ देखोगे तो फैल ज्यादा जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉनिफर्स की तो लंबे ज्यादा जाते हैं और फैलते कम है। सही है बात या नहीं? तो कॉनिफर्स को बोलो ये अर्ली मैच्योर कर देंगे। अर्ली मैच्योर करने से फायदा क्या होगा? बोलो, अर्ली सीड सेट होगा। मैच्योर जल्दी होंगे तो सीड सेट भी जल्दी होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या बोलेंगे कि मैच्योर जल्दी होंगे तो सीड भी सेट जल्दी होगा। क्योंकि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है वो प्लांटी किंगडम के ऐसे पहले प्लांट है जिनमें सीड बने थे। हालांकि सीड जिम्नो और एंजियो दोनों में होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में तो सीड ही बनने हैं, फूल तो बनेगा नहीं। हाँ या ना? तो सिंपल बात है कि यहाँ सीड फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। आप सोचो, एक कोई प्लांट है वो कह रहा है कि मैं ये लेंथ जो है यहां से मेच्योरिटी तक आने में 10 महीने का टाइम लूंगा। कितने महीने का? और उसके बाद में क्या करूंगा? यहाँ सीड सेट करूंगा। हाँ या ना?
लेकिन आया कौन? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जब हमने इस प्लांट पर डाला तो जो काम इसका कितने महीनों में हो रहा है, वो 6, 7, 8 महीनों में हो गया, और प्लांट जल्दी मैच्योर हुआ, और जल्दी मैच्योर होकर सीड भी क्या कर दिए उसने, जल्दी सेट कर लिए। समझ पाए मेरी बात को या नहीं? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अर्ली मैच्योरिटी आती है और अर्ली सीड सेट होता है। किससे? कॉनिफर्स में। किसकी हेल्प से? जिब्रेलिन की हेल्प से। ऐसे आप याद करिए बोल्टिंग इफेक्ट। ये सब जितनी बातें मैं आपको लिख के बता रहा हूं ना बच्चे, ये सारी की सारी इंटरनोडल ग्रोथ की वजह से हो रही है। मतलब सब में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरनोडल ग्रोथ है, मींस की स्टेम की लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बोलो बोल्टिंग इफेक्ट इन रोजेट हैबिटेट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? रोजेट हैबिटेट प्लांट्स। अब रोजेट हैबिटेट प्लांट क्या होते हैं? आप बताओ कि जैसे गोभी होती है ना, गोभी, कैबेज, पत्ता गोभी, उसके नीचे अगर देखोगे तो स्टेम बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा स्टेम होता है कि आप डिफाइन नहीं कर पाते कि स्टेम की नोड कहां है और इंटर नोड कहां है। सही है बात या नहीं? ऐसे प्लांट जिनका स्टेम बहुत छोटा रह जाता है, जिनमें नोड और इंटर नोड क्लियरली विजिबल नहीं है, डिफरेंशिएटेड नहीं है, ऐसे प्लांट को हम क्या बोल देंगे? और इन पर अगर क्या डाला जाए तो आप बताएंगे कि इनका जो स्टेम छोटा था, जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर नहीं थी, यस और नो? यस और नो? उसकी लेंथ, और रोजेट हैबिटेट प्लांट की लेंथ इंक्रीज होना, बोलो ऐसे, किसकी वजह से? इसे हम क्या बोलते हैं? बोल्टिंग इफेक्ट। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? ये लाइन टू लाइन आपको सब एनसीईआरटी में मिलेगा, एज इट इज, एज इट इज। शुगर केन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को टॉल कर देना, ग्रेप्स में मेन स्टॉक की लेंथ को बढ़ाना, कॉनिफर्स को जल्दी मैच्योर कर देना, और बोल्टिंग इफेक्ट करना, ये सारी बातें एनसीईआरटी में है। लेकिन सबका बेसिक कोर्स जो है वो क्या है? इंटरनोडल ग्रोथ की। अगर इंटरनोड्स की ग्रोथ होगी तो प्लांट के स्टेम की लेंथ भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? लेकिन इसके साथ साथ, इंटरनोडल ग्रोथ के साथ साथ, आपको जिब्रेलिन को एक चीज और है की फीचर जिसके लिए याद रखना है, और वो है सीड जर्मिनेशन। क्या है? सीड जर्मिनेशन। ये भी आप बताइए, इसका की फीचर है किसका? जिब्रेलिन का। किसका? जिब्रेलिन का की फीचर है क्या? इसको ऐसे समझो कि भाई, हम जब ना 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े मॉर्फोलॉजी, और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो एक कॉमन सीड पढ़ाया जाता है मोनोकोट्स में, मेज। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं आपको। मेज सीड होता है मोनोकोट, ऐसे करके डायग्राम आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है? समझ रहे हैं? इसमें इधर जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसको कहते हैं एंडोस्पर्म, और यहां एम्ब्रियो है ये। तो इसको मैं लिखता हूं डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आप बताइए कि जब डेवलपिंग एम्ब्रियो की बात आती है तो इसमें स्टोर क्या हो रहा है? स्टार्च, फूड स्टार्च। सही है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो अपने स्टोर फूड का यूज करता है। ये स्टोर फूड कोटिलेडन्स में होता है और एंडोस्पर्म में होता है। कहां होता है? कोटिलेडन्स में होता है। और अब जैसे मान लीजिए मैं मेज का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मेज बोल दूं, राइस बोल दूं, व्हीट बोल दूं, इनमें जो फूड का स्टोरेज है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? तो आप बताइए कि ड्यूरिंग जर्मिनेशन, बोलो, ये क्या करता है? जिब्रेलिन इंक्रीज करवाता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहां एग्जांपल लूं एमाइलेज का, तो आप बताइए एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है। सीधे बैठेंगे भाई सभी, है ना? किसको तोड़ता है? स्टार्च को। मैं एग्जांपल लूं प्रोटीएज, किसको तोड़ते हैं? प्रोटीन्स को। मैं एग्जांपल लूं लाइपेजेज, तो ये फैट्स को तोड़ते हैं। भी सीड्स में या तो स्टोर होगा कार्बोहाइड्रेट, या स्टोर होगा फैट, और या स्टोर होगा। तो आप बताइए जर्मिनेशन के दौरान जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक नए प्लांट में होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब एक नए प्लांट में होता है, तो नए प्लांट में डेवलपमेंट के दौरान, नए प्लांट में डेवलपमेंट के दौरान आप बताइए कि जो स्टोर फूड है क्या है? वो स्टोर फूड डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाया जाता है। और वो प्रोवाइड करवाने के लिए जरूरी होता है कि जो स्टोर फूड के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ा जाए। स्टोर फूड के जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ा जाए। अगर वो टूटेंगे और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वहां पर क्या करेंगे? काम करेंगे, तो स्टार्च को तोड़ने वाला एमाइलेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, लिपिड्स को तोड़ने वाला लाइपेजेज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो इनके बारे में ये समझना पड़ेगा कि जो स्टोर फूड है उसको तोड़कर डेवलपिंग एम्ब्रियो को देने वाले जो एंजाइम है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का डेवलप मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज कौन करवाता है? तो आप बताइए जिब्रेलिन का सीड जर्मिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो सीड, अगर लेग्यूम प्लांट्स के सीड आप पढ़ोगे ना, तो लेग्यूम प्लांट के सीड जैसे दालें, पल्सेस जिनको हम कहते हैं, उनमें प्रोटीन स्टोर होता है, प्रोटीन रिच होती हैं वो। तो इसका मतलब अगर दालों के सीड हैं, लेग्यूम प्लांट्स के सीड हैं, तो उनमें प्रोटीएजेज काम करेंगे। और वहीं अगर फैटी सीड है, जैसे कि मस्टर्ड, कैस्टर, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ग्राउंड नट, इनमें फैट स्टोर होता है। तो इनके सीड्स में फैट स्टोर होता है, तो यहां कौन काम करेगा? लाइपेजेस। तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाता है कौन? जिब्रेलिन। तो सीड जर्मिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? जिब्रेलिन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? साथ ही साथ आपको याद करना है कि ये माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। किसमें? माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो बोलो इंपॉर्टेंट है फॉर ब्रीविंग इंडस्ट्रीज। ब्रीविंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाती हैं। उनमें जिब्रेलिन का एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी हो गई इसकी एक तरीके से। कैसे? आप बताइए कोई प्लांट पार्ट है हमारे पास, उस प्लांट पार्ट में स्टोर फूड जो है वो कौन है? लेकिन आपको यहां से चाहिए क्या, ताकि आप उससे क्या बना पाए? तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। हाँ या ना? तो आप बताएंगे कि हमें स्टार्च को पहले तोड़ना पड़ेगा किसमें? माल्टोज में। और माल्टोज से क्या बनेगा? तो आप बताइए, ये है एक पॉलीसैकेराइड, ये है एक डाइसैकेराइड, और ये है एक मोनोसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड को पहले डाई में तोड़कर फिर मोनो में तोड़ना होगा। हाँ या ना? और बताइए कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? माल्टिंग कहलाता है। और जिब्रेलिन माल्टिंग को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अल्फा एमाइलेज का सिंथेसिस करवाता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या है? अमाइलेज। और वो स्टार्च को तोड़कर किसमें कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। और माल्टोज से ग्लूकोज लेकर अल्कोहल बनाया जाता है। तो स्टार्च को तोड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? जिब्रेलिन। इसीलिए ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के लिए ये एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है, अपनी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? साथ ही साथ आपको समझना है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स, प्लांट्स पर क्या होते हैं? फ्रूट्स जो होते हैं, उन फ्रूट्स के लिए एक तो उनको अर्ली फॉल होने से बचाता है, यस और नो? प्रिवेंट फ्रॉम
यस और नो? और साथ ही साथ बोलो इंक्रीज द मार्केट पीरियड ऑफ द फ्रूट्स। मार्केट पीरियड और मार्केट वैल्यू दोनों बढ़ाता है। जल्दी गिरने नहीं देता तो मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, हाँ या ना? और साथ ही साथ मार्केट पीरियड को भी इंक्रीज करता है। अब कैसे इंक्रीज करता है उसको समझो आप। मान लीजिए आपने कोई खेती की है किसी ऐसे प्लांट की जिसके फ्रूट्स आप मार्केट में बेचेंगे, ठीक है? पूरा साइकिल सीड के जर्मिनेशन से लेकर मार्केट में फ्रूट बिकने तक का 11 महीने का मान लेते हैं हम, सही है? उन 11 महीने में से आप बताओ कि जो 8 महीने हैं वो केवल प्लांट के किस में गए? ग्रोथ में। लास्ट के 3 महीनों में फूल आएंगे, फल बनेंगे और वो फल मार्केट में बिकेंगे। और आप बताओ कि फूल लगते ही और फल बनते ही तो बिकता नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि इन लास्ट 3 महीनों में से केवल 1 महीना ऐसा आया, 1-1.5 महीना ऐसा आया जब मार्केट में आप फ्रूट्स बेच पाए। मतलब 11 महीनों में से मार्केट में फ्रूट केवल आप कितना टाइम बेच पाए हो? समझ पाए हैं बात या नहीं? अब ये केस है नेचुरल। अब क्या करते हैं, इस प्लांट पर जिब्रेलिन को स्प्रे करते हैं इसके ग्रोइंग सीजन में। तो बताइए कि जब ये ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ के टाइम पे जो ग्रोथ इसने कितने महीने में की वो हमने जिब्रेलिन के इफेक्ट से इसमें 6 महीने में करवा ली। अब 11 में से महीने कितने बचे? 5 महीनों में से आप बताएंगे कि एक तो मैच्योरिटी जल्दी आई तो फूल और फल भी क्या आएंगे? तो बताओ कि लास्ट के 3 महीने हम मार्केट में फ्रूट बेच पाए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एक तो मार्केट पीरियड बढ़ गया अर्ली मैच्योरिटी से, सही है? दूसरा मार्केट वैल्यू बढ़ती है। मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ती है? आप बताओ कि भाई एक प्लांट है, एग्जांपल लेके चल रहा हूं एप्पल का, इस पे 3 फ्रूट लग रहे हैं, बोलो ए, बी और सी, ठीक है? इन फ्रूट्स को पकने में, बनने से लेकर पकने तक, मतलब जब फ्रूट बना तब से लेकर पकने तक में 3 महीने का टाइम लगता है कि पूरे मैच्योर हो जाएंगे 3 महीनों में। आप बताओ कि जो ए एप्पल था ना वो 1 महीने भी नीचे आ गया, बी एप्पल 2 महीने बाद और सी एप्पल 3 महीने बाद, तो फुल्ली मैच्योर्ड कौन सा है? सी वाला एप्पल फुल्ली मैच्योर है। मानते हो नहीं मानते हो, हाँ या ना? अब समझिए मेरी बात को। आप कभी दुकान पे एप्पल खरीदने गए हैं? अच्छी फ्रूट्स की वेल मेंटेन्ड अगर दुकान होगी ना तो उसमें आप देखना कि एक तो एप्पल बिल्कुल आपके पास यहां पड़े हैं, छोटे हैं, येलोइश कलर है उनका, आपको देख के पता है कि ज्यादा मीठे नहीं होंगे ये, और आपकी पहुंच में भी, आप उठा के उसको देख भी सकते हो, पूछते भी, वो कहते हैं 60 रुपए 1 किलो। एक एप्पल उसने थोड़ा सा लेवल ऊपर करके रखा होता है, आप थोड़ा यूं करके उठाते हो, भैया ये कैसे दिए? कहता है 80-90। एक एप्पल होते हैं जो उसके पास पड़े होते हैं, ऊपर बैठा होता है वहां, ओके टेस्टेड की चिट और लाल लाल बड़े बड़े साइज के, पूछो 140-150 हैं तीनों ही एप्पल, लेकिन तीनों की मार्केट वैल्यू क्या है? क्यों? क्योंकि ये जल्दी गिर गए, ये थोड़ा लेट गिरे, और जो उसके पास पड़े हैं वो बिल्कुल मैच्योर होकर तोड़े गए हैं प्लांट से। तो तीनों में से सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू किसकी आएगी? मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिब्रेलिन तब तक फ्रूट को गिरने नहीं देता जब तक कि फ्रूट क्या ना हो जाए, पक ना जाए। तो इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ा रहे हैं और मार्केट पीरियड भी बढ़ा रहे हैं। कौन? जिब्रेलिन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और याद रखिए कि प्लांट ने एक एनसीईआरटी ने प्लांट्स के बारे में एक लाइन लिखी है कि जिब्रेलिन्स जो होते हैं उसकी पॉजिटिव जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज है उसकी एक लार्ज रेंज है, एक ब्रॉड रेंज है प्लांट पर। देखो आप, प्लांट की शुरुआत कहां से होती है? बोलो सीड जर्मिनेशन से। और प्लांट का फाइनल एंड कहां तक है? बोलो फ्रूट के फॉर्मेशन और राइपनिंग तक। और वहां तक काम करता है प्लांट पर कौन? तो एक वाइडर रेंज ऑफ द प्रोमेट्री इफेक्ट, बोलो वाइडर रेंज ऑफ द प्रोमेट्री इफेक्ट सीन ऑन द ऑब्जर्व ऑन द प्लांट्स बाय जिब्रेलिन। ये लाइन एनसीईआरटी की है, इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। साथ ही साथ आपको याद करना है कि ये ग्रोथ प्रमोटर है, तो ये सीनेसेंस को क्या करता होगा? डिले करता होगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं?
यस और नो? तो ग्रोथ प्रमोटर है तो ये सीनेसेंस को क्या करता है? डिले करता है। कौन? जिब्रेलिन। तो बोलो डिले इन सीनेसेंस, मतलब बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देगा। कौन? यहां तक प्रॉब्लम? तो पहला तो आपको याद करना है कि जिब्रेलिन का मेन फंक्शन क्या है? इंटरनोडल ग्रोथ। उसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट्स आपको प्लांट्स पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ना, जैसे जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को टॉल करना, यस और नो? जैसे कि बोल्टिंग इफेक्ट, जैसे कि कॉनिफर्स को जल्दी मैच्योर कर लेना, जैसे कि ग्रेप्स के मेन स्टॉक की लेंथ को बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ाना। इसके अलावा जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन भी करवाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और इसी वजह से ब्रीविंग इंडस्ट्रीज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? क्योंकि ये माल्टिंग प्रोसेस करवाते हैं, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करवाते हैं। हाँ या ना? फ्रूट्स को जल्दी गिरने नहीं देते। हाँ या ना? और फ्रूट्स को जल्दी बनवाते भी हैं। मतलब ये मार्केट पीरियड भी इंक्रीज करते हैं फ्रूट्स का, और मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर है। तो सिंपल सी बात है कि डिले करेगा किसमें? सीनेसेंस में। बोल्टिंग इफेक्ट से क्या होगा कि जो प्लांट है ना बच्चे, उसके स्टेम की लेंथ क्या होगी? मैंने बताया ना, कैबेज। क्यों भाई? स्टेम अगर अच्छा ग्रोथ करेगा तो ऊपर लीफ और बर्ड्स और फ्लावर्स भी तो अच्छी ग्रोथ करेंगे। स्टेम बियर करता है लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स को। अगर स्टेम की ग्रोथ अच्छी होगी तो उस पर आने वाली लीव्स की ग्रोथ भी। हाँ, शेल्फ लाइफ का मतलब तो ये होता है कि आपने एक बार फ्रूट को तोड़ लिया और उसके बाद कितने दिनों तक उसको बचा के रख सकते हो, वो होती है शेल्फ लाइफ। मैं शेल्फ लाइफ की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि मार्केट में तब तक, कब तक मैं फ्रूट्स को बेच पाऊंगा। प्लांट से तोड़कर मार्केट में बेचना, प्लांट से तोड़कर संभाल के रखने को कहते हैं शेल्फ लाइफ। मुझे संभाल के तो रखना ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि बिना जिब्रेलिन के मैं मार्केट में केवल 1 महीने फ्रूट बेच पा रहा था, जिब्रेलिन के साथ 3 महीने बेच पा रहा हूं। ठीक है? और बताओ, शार्क टैंक बहुत देखता है ये। सही कह रहा हूं ना? नहीं? और बोलो। तो कॉनिफर्स में अर्ली सीड का मतलब है कि प्लांट लेंथ में ग्रोथ क्या कर रहा है? तो जो प्लांट केवल लेंथ ज्यादा ग्रो करते हैं और फैलते, उनके लिए तो ये रामबाण हो गया ना, कि इसका काम क्या है? लेंथ बढ़ाना स्टेम की। अब एक प्लांट है जो कह रहा है कि मैं नेचुरली 10 महीने में अपनी लेंथ अचीव करूंगा। हमने उसपे क्या डाला? जिब्रेलिन स्प्रे करवाया। तो वही प्लांट की जो लेंथ है वो जल्दी इंक्रीज हो गई, और जो काम 10 महीने में हो रहा है वो 7-8 महीने में हो गया। बस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 134 खोल। लाइसोसोम हेडिंग है, थर्ड लाइन पर ब्रैकेट में सारे एंजाइम लिखे हैं उसने। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में होते हैं। इनका काम, लाइसोसोम का काम क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ना, है ना? और यहाँ हाइड्रो का मतलब वाटर है। ऐसे एंजाइम जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं उनको हाइड्रोलाइटिक कहते हैं। हाँ, तो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता है ना ये। चाह क्या रहा है? फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की वैल्यू क्या, अमाउंट क्या होगी, तो मेरे पास जो स्टोर फूड है मैं उसको ज्यादा यूज कर पाऊंगा ना। उससे एम्ब्रियो जल्दी डेवलप होगा। डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए। जब मैं बोलता हूं तब सुनता क्यों नहीं तू? वो जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन आगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलेगा। अगर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, किसकी फॉर्म में? तो सिंपल बात है कि भाई स्टार्च को यूज करने के अमाइलेज काम करोगे आप। लेकिन वहीं अगर सीड आपके लेग्यूम प्लांट है तो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, और अगर फैटी सीड है तो लिपिड या फैट को स्टोर करते हैं। ये बात तो मैंने बोली है बिल्कुल क्लियर शब्दों में। लेकिन इसने डिसाइड कर रखा है कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा तो मैं जल्दी सिलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, पिछले साल भी यही हालात थे। थोड़ा सा मैं उसको भी समझाई कल मैंने बात, इसको भी समझा रहा हूं और आप लोगों को भी बता रहा हूं। एक बात तो ये समझ लीजिए कि आपको किसी चीज के लिए रिजिड नहीं होना। बच्चे आजकल के क्या है, रिजिडिटी पे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कम करते हैं। आप सबसे पहले तो अपनी किताब के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखिए बच्चे।
रिजिड होना मत सीखिए। हो ये जाता है कि भाई कई जगह पे शब्द जब एनसीईआरटी लिखती है तो वो लिख देती है कि भाई इस रेंज में चेंज होने पर प्लांट को दिक्कत होती है, कहीं वो वर्ड यूज करती है डेविएशन, कहीं वो लिखती है इंक्रीज, कहीं लिखती है हेस्टेंस। तो बच्चा क्या करता है, शब्दों को लेकर रिजिड हो जाता है कि नहीं सर इसका मतलब तो वहां ये पढ़ा था, नहीं सर इसका मतलब तो वहां ये पढ़ा था। आप साइंस की किताब में इंग्लिश के शब्दों के मतलब की बजाय आप उस लाइन के मीनिंग पर जाइए, आपका क्वेश्चन जल्दी +4 होगा। रिजिड होना छोड़िए चीजों को साथ, फ्लेक्सिबल होना सीखिए। मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की चीजें मुझे समझ में आई हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन दिमाग में अगर ये जचा के बैठ जाओगे ना कि जब तक मैं डाउट नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगी, मेरे को तो समझ ही नहीं, चाहे आपको समझ आ गया लेकिन आप जानबूझ के पूछ रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में फिट हो गया। डाउट पूछना बहुत अच्छी बात होती है, सच्चाई है इस बात में, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो क्लासरूम में पढ़ रहे हैं टीचर के साथ, उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? यानी बच्चा क्या फॉलो करता नहीं, एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करता। लास्ट ईयर मैंने ये पढ़ा था, भाई तूने लास्ट ईयर पढ़ा था, मान ली मैंने बात, तूने गलत नहीं पढ़ा, लेकिन उसको समझने का तरीका तेरे लिए क्या था? अगर ठीक होता तो मेडिकल कॉलेज में होता। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो रिजिड होना छोड़िए, दिमाग से इन चीजों को बाहर निकालिए, फ्लेक्सिबल रहिए, रिलैक्स रहिए, ज्यादा पढ़ पाएंगे आप। आपने क्या टारगेट ज्यादा बड़े सेट कर लिए, और मैं हमेशा कहता हूं टारगेट कैसे सेट करो, छोटे टारगेट सेट करो, आप जल्दी अचीव होंगे। छोटे छोटे टारगेट्स आप सेट करके चलेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे हमेशा। ठीक है, आप पहले ये सोच लीजिए कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो गया। पहले क्या सोच लीजिए कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो गया तो रैंक अपने आप श्योर हो जाएगी, दिमाग में डाल लो ये बात आप। लेकिन बच्चा उल्टा चल रहा है, और रैंक दिमाग में सोच के चल रहा है, सिलेक्शन नहीं। कि सर काउंटर पे आके बच्चा बात करता है ना, सर मैं ऐसे बताओ टॉप 10 में कैसे आऊंगा सर? मैं पूछता हूं अभी कितने नंबर आ रहे हैं सर? 450। तो मैंने कहा इस पर तो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है। नहीं समझ रही आप मेरी बात? टारगेट्स रखिए छोटे छोटे, और मैं हमेशा कहता हूं जिस बच्चे के नंबर 350, 450, 400, 550, 500 है, उस बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं हमेशा, क्योंकि उस बच्चे के पास इंप्रूवमेंट्स का एक मतलब एरिया बचा हुआ है आपके पास कि आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। और जिस बच्चे के नंबर ऑलरेडी 680 आ रहे हैं ना बच्चे, उसका सिलेक्शन तो क्या है, श्योर है। वो तो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लगा हुआ है कि मैं इससे और अच्छा कैसे कर सकता हूं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप एक बात दिमाग में रखिए कि पहले मुझे छोटे टारगेट्स लेकर अपने आप को सही रास्ते पर लाना है। और हमारे साथ हो ये गया है कि हम टॉर्च जला के तो बैठे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और उसकी रोशनी कहां जा रही है? मेरे टारगेट पे। वहां वो मेरा टारगेट लग रहा है ऊपर, कितने नंबर? 680 नंबर। कौन सा कॉलेज? एम्स दिल्ली, है ना, केजीएमसी लखनऊ, ऐसे सोच सोच के बैठे हैं बच्चे। ऐसे राजस्थान के तो एसएमएस, जयपुर जाऊंगा सर, बीकानेर, जोधपुर ज्वाइन कर लूंगा सर। तो ऐसे करके टारगेट लेके बैठे हैं और वहां सीधा टॉर्च मार रहे हैं कि वो मेरा एम है। भाई वहां तक पहुंचने के लिए तेरा ध्यान सड़क पे होना चाहिए। खड्डे देखते नहीं तुम रोड के, और मुंह उठा के चल दिए यूं करके, नीचे कोई कांटा है कोई खड्डा है तो गिरो गई। नजरें हमेशा रास्ते पर होने चाहिए, एम तक आप अपने आप ही पहुंच जाएंगे। हो उल्टा गया बच्चों के साथ, नजर कहां है, रास्ता दिख नहीं रहा। नजरें कहां रखिए? हाँ, एम अपने आप ही अचीव हो जाएगा, शर्त लगा लो मेरे साथ आप। नजरें कहां रखो? एम पर, और रास्ता देखो मत, गिरने के चांस ज्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो छोटे छोटे स्टेप लेकर चलिए, वहां तक पहुंच जाएंगे बहुत अच्छे से। चीजों को ध्यान से सुनिए, काम आएंगी। नहीं नहीं, डिले इन सिनेसेंस का मतलब है कि जिन पार्ट्स को जल्दी क्या हो जाना था, बूढ़ा, उनको ग्रोइंग बनाए रखता है ये। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब क्या है? ग्रोथ को इंक्रीज करना। तो मतलब जिन पार्ट्स में एक टाइम के बाद उनमें क्या आनी चाहिए थी, मैच्योरिटी, लेकिन उनको इसने क्या बनाए रखा, मैच्योर बनाए रखा नहीं, ग्रोइंग बनाए रखा।
तो बता सीनेसेंस में डिले किया नहीं किया? अभी शुरू में मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने कहा एक प्लांट है उसकी लेंथ ये है, ये इसकी फाइनल लेंथ हो गई, लेकिन जब मैंने इसमें जिब्रेलिन डाला तो इसकी लेंथ बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। तो ग्रोथ क्या हो गई? बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो इसका मतलब जिन पार्ट्स को जल्दी क्या होना था, मैच्योर, उनको इसने जल्दी मैच्योर होने। सिंपल बात। चले आगे। चलिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड सारी बातें कवर हैं, इसमें से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो नीट में तो नहीं जाएगा एज यूजुअल, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट जो हार्मोन हमें याद करना है उसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन्स। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ था उसका नाम था काइनेटीन। याद है आपको? मैंने ये डिस्कवरी के टाइम पे भी आपको बताई थी बात, हाँ या ना? तो आप बताइए कि भाई साइंटिस्ट ने काइनेटीन जो बनाया था वो हेरिंग फिश, बोलो, के स्पर्म सेल के डीएनए से बनाया था। हेरिंग फिश एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसकी स्पर्म सेल का डीएनए था। डीएनए भी था ऑटोक्लेव्ड। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऑटोक्लेव्ड शब्द लिखा हुआ है। ऑटोक्लेव्ड का मतलब होता है लेबोरेटरी के अंदर स्टोर करके रखा हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रखते हैं इसको, ऑटोक्लेव टेक्निक कहते हैं इसको। अगर कभी आपने साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखी हो तो एक कांच का वो बर्तन सा दिखाते हैं जिसमें वायरस, और वो दिखाते हैं कि भाई ये पड़ा है इसके अंदर डीएनए, तो उसका जब गेट खोलते तो करके धुआं सा निकलता है, वो जो संभाल के रखते हैं ना जिस टेक्निक से, उसको ऑटोक्लेव्ड टेक्निक कहते हैं। तो इसका मतलब वो ऐसे नहीं था कि पहले फिश पकड़ के लाए, फिर उसके स्पर्म सेल का डीएनए निकाला, फिर उससे काइनेटिन बनाया। बोलो, स्पर्म सेल का डीएनए ऑलरेडी लैब में था, ऑटोक्लेव्ड डीएनए, उससे एक हार्मोन बनाया, मतलब एक केमिकल बनाया था जो डिवीजन को क्या कर रहा था, प्रमोट, और उसको नाम क्या दिया गया? काइनेटिन। पहली बार डिस्कवर हुआ। लोग खुश हुए कि यार टिश्यू कल्चर में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि सेल डिवीजन जल्दी हो जा रहा है, तो जो काम हम 1 घंटे में कर पा रहे थे वो काम आधे घंटे में ही कंप्लीट हो गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आगे चल के क्वेश्चन मार्क लग गया। पूछो क्या? कि भाई आप पढ़ रहे हो प्लांट टिश्यू कल्चर, यूज कर रहे हो प्लांट टिश्यू कल्चर में, और हार्मोन बनाया कहां से? एनिमल सेल के डीएनए से। फिश मतलब एनिमल या प्लांट? और बना रहे हो एनिमल सेल के डीएनए से। क्यों? प्लांट सेल का खुद जो डीएनए है वो नहीं बना सकता इसे? बना सकता है ना। तो फ्यूचर में जाके आप बताइए, एक हार्मोन बनाया गया जिएटीन, कौन सा? ये एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चलेगा, ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स। कॉर्न कर्नल्स क्या होते हैं? एक तो भुट्टा खाते हो ना आप, कॉर्न, जब भुट्टा खाते हैं तो उसमें पके हुए सीड खाते हो सेक के आप। एक आप सोचो बेबी कॉर्न, व्हाइटिश कलर के सॉफ्ट सीड है, दबाओ तो दूध निकलता है, मिल्क निकलता है बाहर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उनको क्या कहेंगे? कॉर्न कर्नल्स। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉर्न कर्नल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो आप बताइए कि जो कॉर्न कर्नल्स हैं उनसे बनाया गया किसको? अब कॉर्न मतलब प्लांट, प्लांट मतलब हो गया जिएटीन, हमने उससे बनाया, तो वो नेचुरल प्लांट के अंदर मिलता है, और दोनों का काम सेम था, सेल डिवीजन को क्या कर रहे थे? प्रमोट कर रहे थे। तो दोनों को मिलाकर क्या बोला गया? क्योंकि सेल डिवीजन के लिए एक शब्द पढ़ते हैं हम, जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है ना फाइनली लास्ट में, तो साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। की एम फेज के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, हाँ या ना? तो उसमें बताइए कि साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन हो गया, तो वहां से शब्द बना साइटोकाइनिन्स। तो जिएटीन और काइनेटीन से बना है साइटोकाइनिन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेटेड या फॉर्म साइटोकाइनिन है, आपका आंसर होगा काइनेटीन। यस और नो? लेकिन अगर ये आ जाए कि प्लांट टिश्यू कल्चर में, या हम कह दें कि प्लांट में नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा यूज होता है या प्लांट के लिए यूज कौन सा होता है, तो आंसर क्या होगा? क्योंकि अगर प्लांट शब्द लिख दिया गया है तो काइनेटीन तो एनिमल सेल के डीएनए से बनाया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो नेचुरली प्लांट में इन दोनों में से कौन सा मिलता है? कौन सा मिलता है? जियाटीन मिलता है। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। अब आप बताइए कि ग्रोथ प्रमोटर, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है, तीनों ही ग्रोथ प्रमोटर हैं। कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन तीनों ही क्या है? तीनों ही क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है। तो तीनों ही सेल डिवीजन करते हैं, हाँ या ना?
लेकिन साइटोकाइनिन तीनों में ज्यादा सेल डिवीजन करवाता है, इसलिए इसको हम रैपिड सेल डिवीजन के लिए जानते हैं। बताओ सेल डिवीजन कौन करवाता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, तीनों। फिर साइटोकाइनिन को सेल डिवीजन के लिए याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रैपिड सेल डिवीजन करवाता है, ये तीनों में सबसे फास्ट सेल डिवीजन करवाता है। समझ पाए हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। दूसरा साइटोकाइनिन के बारे में याद करना है, बोलो ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ये क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। पूछो क्यों? क्योंकि ब्रांचेस और न्यू लीव्स का क्या करवाता है? फॉर्मेशन। होता क्या है कि हमने लास्ट लेक्चर में अगर याद हो तो ऑक्सिन के बारे में याद किया था कि इसमें टिप इसका प्रेजेंट है, हाँ या ना, और ब्रांचेस निकल रही हैं बाहर की तरफ। लेकिन अगर टिप प्रेजेंट है तो लेंथ में प्लांट ग्रोथ ज्यादा करेगा और ब्रांचेस निकलेंगी, हाँ या ना। फिर हमने कहा कि अगर टिप को क्या कर दें, हम टिप को क्या कर दें? हटा दें, हाँ या ना। तो टिप को हटाने पर क्या होगा? ब्रांचेस क्या बनना शुरू हो जाएंगी और प्लांट की लेंथ में ग्रोथ तो क्या हो गई? कम हो गई। और ब्रांचेस का फॉर्मेशन, लेंथ में ग्रोथ, ब्रांचेस का फॉर्मेशन। सही है बात, हाँ या ना? अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर इस पे क्या डाल दिया जाए, हमने टिप तो रिमूव नहीं किया, लेकिन आप बताइए कि टिप रिमूव किए बिना ही हमने इसके ऊपर क्या डाल दिया? तो साइटोकाइनिन डालने से क्या होगा? बोलो ब्रांचेस ज्यादा बनेंगी और प्लांट लेंथ में ग्रोथ क्या करेगा? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब आप ये समझिए कि मेरे पास प्लांट की डेंसिटी को बढ़ाने का या प्लांट के अंदर ब्रांचेस के नंबर बढ़ाने का एक तरीका और है। एक तो डीकैपिटेशन पढ़ा था हमने, लेकिन अगर मैं डीकैपिटेशन ना करवाऊं, टिप को रिमूव ना करूं और मैं क्या डाल दूं, तो भी तो ब्रांचेस का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यस और नो? तो इस बात को ऐसे समझिए कि भाई एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट को ये क्या करता है? कम करता है, ओवरकम करता है। हुआ क्या? एग्जाम में आया क्वेश्चन आया कि टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में इंपॉर्टेंट हार्मोन है साइटोकाइनिन। बेटा यही तो गलती करी। हुआ क्या कि भाई सबने मिलके आंसर उसका क्या लगा दिया? ऑक्सिन। क्योंकि एनसीईआरटी में टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में ऑक्सिन का आंसर वो लिखा हुआ है। लेकिन आप सोचो कि ऑक्सिन के बारे में नहीं लिखा हुआ, वो डीकैपिटेशन के बारे में लिखा हुआ है कि प्लांट के टिप को अगर क्या कर दें, हटा दें, तो ऑक्सिन का इफेक्ट तो हट गया और ब्रांचेस ज्यादा बनेंगी, हेज बनेगी, टी प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, हाँ या ना? अब क्या उस साल आंसर की आती नहीं थी, तो सबने आंसर अपने स्व विवेक से दिया है और सबने कहा कि एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ दी जगहों पर आपको आंसर इसका मिलेगा ऑक्सिन, जो कि नहीं होना चाहिए। आज के बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई लेटरल ब्रांचेस, न्यूली बर्ड्स के फॉर्मेशन, हेज मेकिंग या टी प्लांटेशन में कौन से हार्मोन के इफेक्ट को ओवरकम किया जाता है, तो आंसर होगा ऑक्सिन। और ये काम कौन करवाता है, तो नाम होगा साइटोकाइनिन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? मतलब ये लाइन ऑक्सिन में लिखी है कि टी प्लांटेशन में, हेज मेकिंग में इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन के इफेक्ट को तो आपने रिमूव कर दिया ना काट के, हाँ या ना? तो आंसर क्या जाना चाहिए? साइटोकाइनिन। सही है बात या नहीं? हाँ, तो आप बताइए कि ब्रांचेस के लिए बोलो लेटरल बर्ड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, हाँ या ना? अब अगर नहीं क्या बनेंगी, तो बताइए न्यू क्लोरोप्लास्ट के प्रोडक्शन को भी, न्यू प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट के प्रोडक्शन को भी क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, हाँ या ना? यस और नो? साथ ही साथ आपको साइटोकाइनिन के बारे में एक बात याद रखनी है। पूछिए क्या? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, ये बात तो ठीक है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि साइटोकाइनिन जो है वो इंक्रीज करता है मिनरल मोबिलाइजेशन को।
मिनरल मोबिलाइजेशन से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, इस प्लांट की ये ग्रोइंग लीफ है, बोलो यंग लीफ है, और ये इसकी मैच्योर लीफ है जो कि ग्रोथ कर चुकी है, उसकी ग्रोथ होनी है और ये ग्रोथ, हाँ या ना? आप बताइए, सॉइल में अगर कोई मिनरल कम हो जाए और प्लांट के लिए वो मिनरल एसेंशियल है, ध्यान से सुनिएगा, सॉइल में अगर मिनरल क्या हो जाए और प्लांट के लिए वो मिनरल क्या है, सॉइल में क्या है, प्लांट के लिए, और आप बताइए कि सॉइल से तो प्रॉपर वो मिनरल ले नहीं पा रहा, हाँ या ना? तो होगा क्या कि जो ओल्ड लीफ है ना, ओल्ड लीफ, वहां से वो मिनरल किसको दिया जाएगा, ताकि जो यंग लीफ है वो बीमार और ग्रोइंग बनी रहे। इसे हम कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल। ऐसे मिनरल मोबाइल मिनरल कहलाते हैं, मोबाइल एलिमेंट कहलाते हैं, जो ओल्ड पार्ट से कहां मूव करते हैं, यंग पार्ट्स की तरफ, और दूसरा सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करते हो वो भी जल्दी से कहां पहुंच पाते हैं। तो बताओ, ये मिनरल्स के मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करते हैं। मिनरल्स के मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करने से फायदा क्या हुआ, बोलो? हुआ डिले इन सीनेसेंस, मतलब वो पार्ट जो कि ग्रोइंग था वो ग्रोइंग ही बना रहेगा, वो ओल्ड मैच्योर जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा रहा है ग्रोथ के लिए, हाँ या ना? तो ग्रोइंग पार्ट ग्रोइंग ही। तो आप बताइए कि साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं, डिले इन सीनेसेंस बाय इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, डिले इन, बेटा तू इधर आ मेरे पास, हाँ, एनसीईआरटी लेके आ फुर्ती से। पता नहीं घर पे जब सोने का टाइम होता है उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, है बेटा? तो चश्मा रह गया तो और दूर बैठना था तेरे को, लास्ट बेंच पे बैठना था। मुझे तेरे को पता है कि चश्मा रह गया तो आगे बैठ मेरे पास, बिठाओ इसको, यहां बैठ जा। नीट वाले दिन भी छोड़ देना चश्मा घर पे, ठीक है? पूरे साल की मेहनत पानी में डाल देना। हंस रही है, बताओ? तो ये चेहरा हंसता हुआ जो देख, अब एनर्जी के साथ जो दिख रहा है, ये वहां भी तो दिख सकता था। तो इंक्रीज करते हैं मिनरल मोबिलाइजेशन को और डिले करते हैं किसमें? इसे पता है, आपकी एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन बच्चों के लिए एक डाउट था ये, बोलो रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं इसको हम। ये कहां डाउट था? जिन्होंने फोटोसिंथेसिस वाली एक एक्सरसाइज सॉल्व करी है ना, उसमें ना एक क्वेश्चन था वारबर्ग इफेक्ट का, फोटो रेस्पिरेशन को लेकर। तो उसमें ऑप्शन थे इमर्सन इफेक्ट, पास्चर इफेक्ट, वारबर्ग इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट, है ना? तो साइटोकाइनिन के लिए होता है रिचमंड लैंग इफेक्ट, कि इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ द मिनरल्स एंड डिले इन सीनेसेंस ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये रिचमंड लैंग इफेक्ट जो शब्द है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है बात? लेकिन ये बात तो लिखी हुई है कि इंक्रीज द मिनरल मोबिलाइजेशन एंड डिले इन सीनेसेंस, ये आपका साइटोकाइनिन हो गया यहां तक। हाँ जी, जोर से बोलो। साइटोकाइनिन ओवरकम कर देता है ऑक्सिन के इफेक्ट को। अगर प्लांट में उसका टिप क्या है, प्रेजेंट है, तो ऑक्सिन डोमिनेंट है और साइटोकाइनिन कम काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं टिप को क्या कर दूं, ऑक्सिन तो बचा ही नहीं, तो अब केवल काम कौन कर रहा है? तो ब्रांचेस ज्यादा बनती हैं टिप हटने से। ये हो गया डीकैपिटेशन। ये टी प्लांट के लिए, हेज मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया मेरे लिए डीकैपिटेशन। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने प्लांट का टिप हटाया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उसमें ब्रांचेस क्या आए, तो मैंने उस पर क्या डाला? तो बोलो, जो ऑक्सिन की डोमिनेंसी थी ना, उसको हमने क्या कर लिया? ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, मतलब ऑक्सिन के इफेक्ट को कम कर दिया हमने साइटोकाइनिन देकर। तो टी प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑक्सिन हुआ या साइटोकाइनिन? और बताओ,
बस ठीक है। तो नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे हम कौन सा? इथाइलिन। बताइए कि इथाइलिन गैसेस हार्मोन है? प्लांट पर लेटरल ब्रांचेस, नई लीव्स और बर्ड के फॉर्मेशन को हम एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन कहते हैं। टैप शूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का मतलब क्या है कि प्लिम्यूल और रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप होना किसी का। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो स्टेम पर नए स्टेम का बनना मतलब ब्रांचेस का आना, स्टेम पर नई लीव्स का बनना, ये है एडवेंटिशियस शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को हम बोल सकते हैं। जो रेडिकल के अलावा कहीं और से बने वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जो प्लिम्यूल के अलावा कहीं और से बने वो एडवेंटिशियस शूट सिस्टम। और बताओ, समझेंगे ना यार? मैंने कहा कि भाई ओल्ड पार्ट से मिनरल को कहां भेजा गया, तो आप बताओ कि यंग पार्ट को तो मैंने डिले मतलब मैच्योर होने से, बूढ़ा होने से उसको बचा लिया। वो कह रहा है कि मैं ग्रोइंग तभी रहूंगा जब मेरी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। तो उसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट मिनरल्स की थी, तो मैंने वो मिनरल उसको दे दिए। अब बच्चा कहता है कि सर ये तो आपने चलो बचा लिया इसको तो बूढ़े होने से, लेकिन ये तो बूढ़े हो गए ना। तो बोलो ये तो पहले बूढ़ा है, इसको जवान तो कर ही नहीं सकते हम। मेरे को तो जवान को बूढ़े होने से बचाना है। क्यों प्रमोट हो गया सीनेसेंस है? ये तो ऑलरेडी सीनेसेंट है। मैच्योर का मतलब ये तो ऑलरेडी क्या है, मतलब बूढ़े को मैंने जवान थोड़ी करना है, मैंने को जवान को बूढ़े होने से बचाना है। बेसिक बात समझ कि जो लीफ कैसी है, मैं चाहता हूं वो जल्दी बूढ़ी ना हो, जो बूढ़ी हो चुकी है उसको तो गिरना ही है। तो मैं डिले किसका सीनेसेंस करूं, यंग लीफ का या ओल्ड लीफ का? तो ओल्ड तो ऑलरेडी सीनेसेंट है। नहीं समझ रहा मेरी बात? बस अपने घरों में जो दादा दादी नाना नानी टाइप लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे जो कि बुढ़ापे में आ गए हैं, उनसे अगर आप पैसे की बात करोगे तो कहते हैं बेटा हमारी तो निकल गई। नहीं क्या? अब हमें ज्यादा जरूरत, तो हमारी ज्यादा जरूरतें, लेकिन उनसे खुद को कंपेयर करके देखो तुम्हारी कितनी जरूरतें हैं। नहीं समझ रही आप मेरी बात? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एज में, कहते हैं ना कि भाई इस एज में क्या नहीं होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए अपने आप से। ये नहीं होना चाहिए कि यार बहुत कर लिया मैंने, ये एज ऐसी है। यंग एज को ऐसा कहा जाता है कि इसमें सेटिस्फेक्शन शब्द नहीं होना चाहिए, तो बंदा मेहनत करता रहता है। तो आप बताइए, हम यंग हैं तो हमारी डिमांड्स क्या है, ज्यादा है। अगर वो हमारी डिमांड्स पूरी होती रहेंगी तो हम मेहनत करते रहेंगे, सिंपल बात है। तो वही बात यहाँ यंग लीफ के साथ है। यंग लीफ कहती है मेरी डिमांड मिनरल्स की है, अगर वो मुझे मिलते रहेंगे तो मैं ग्रोइंग रहूंगी, मैं बूढ़ी। बस सिंपल बात। तो जो तो है ही बूढ़ा उसको मैं जवान तो करूंगा ही नहीं, इसलिए मैंने बूढ़े से मिनरल लिया है और जवान को दिया। नेक्स्ट जो हार्मोन हम पढ़ते हैं वो कौन सा है? इथाइलिन। बोलो गैसियस हार्मोन है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन है, बोलो फ्रूट राइपनिंग। क्या करना? आप बताइए, फ्रूट राइपनिंग जो है वो इथाइलिन का फंक्शन है। और फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, बोलो ऐसा। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे बहुत सारे मेटाबॉलिक, आपने फ्रूट्स खाए हैं, मीठे होते हैं। हाँ, लेकिन वही फ्रूट्स जब कच्चे होते हैं, अनराइपन होते हैं, तो खट्टे और कड़वे होते हैं। या तो कड़वे या फिर किस वजह से, बोलो उनमें एसिड रिच होते हैं, एसिड ज्यादा होता है उनके अंदर। फिर क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म राइपनिंग के टाइम पे ऐसा करवाया जाता है, सीधे बैठो भी सीधे, कहीं तो लटक ही गए, है ना? मोबाइल कम चलाया करो रात को, तो फिर क्लास में नींद कम आती है। नहीं? हाँ। आजकल की जनता क्या हो गई कि जैसे आप लोग आए थे ना जब शुरू शुरू में, तो फुल एनर्जेटिक थे, क्योंकि
आज जब आए थे तो आपको दुनियादारी से, आपको अपने आस पड़ोस के लोगों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब होने लग गया। हमें ये लगने लग गया कि यार ये बच्चा जो है वो पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, नंबर भी अच्छे ला रहा है, चेहरा भी इसका स्माइली है, खुश रहता है, क्योंकि इसने फ्रेंड्स बना लिए हैं, मेरा तो कोई है नहीं। इस डायरेक्शन में हो गए बच्चे। हाँ, क्योंकि एज ही ऐसी है ना, बच्चे कचरा हो गया है। मेरा खुद का बेटा होगा, मेरी खुद की बेटी होगी, तो उसको भी मैं यही समझाऊंगा कि ये जो एज है, ये एज बिगड़ने की भी है और ये एज सुधरने की भी है। समझ रहे हैं मुझे बात आप? तो इस बात को आप दिमाग में रखिए कि जितना हम अपने आप को इस एज में ये समझते हैं, ये बात दिमाग में डाल लो कि जो काम आपको आसान लगता है वो आपकी जिंदगी बर्बाद करेगा। दिमाग में डाल लो ये बात। इस एज के अंदर जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगता है ना, कि इसको अडॉप्ट करना बड़ा सही है यार, ये बड़ा इजी है, ये तो मैं कर लूंगा, तो आप समझ लेना वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। और जो आपको टफ लगे वही आपके लिए फायदेमंद है। दिमाग में डाल लो ये बात, ये एज ही ऐसी होती है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो बच्चों को मैं रोज, मिलते हैं बच्चे आके तो ये प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मुझे समझ आती है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देके बताता हूँ, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। 8th क्लास से मैं अकेला रह रहा हूँ। हाँ, अकेला रह रहा हूँ। सारे मैंने खुद किए हैं अपने काम, 8th क्लास से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन मैंने आज तक ना तो कभी ड्रिंक किया, ना मैंने कभी नॉनवेज खाया, ना मैं कोई सुपारी खाता हूँ, ना कुछ और ऐसा वैसा उल्टा सीधा काम करता हूँ। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? सेल्फ कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और लोग मुझे बोलते हैं आके कि यार बड़ा ठीक रहा यार, तू इतने साल तक अकेला रहा लेकिन कभी डगमगाया भी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे दोस्त मेरे साथ ऐसे रहे हैं, लेकिन मैं कभी डगमगाया नहीं। तो इस बात के लेकर मैं अपने आप को हमेशा अंदर से प्राउड फील करवाता हूँ कि नहीं यार, विल पावर अच्छी है अपनी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इसी चीज पे आपको काम करना है, सिंपल सी चीज है। आपको आज के आपके आसपास दोस्त दिखेंगे ऐसे, आपको लगेगा यार उसकी दोस्ती भी हो गई, वो तो घूम फिर के भी आ रहा है, वो तो पढ़ाई भी कर रहा है। लेकिन ये चीजें आज अच्छी लग रही हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपके पढ़ाई पर इफेक्ट डालेंगी ही डालेंगी। लिखवा लो मुझसे आज। आज उस बच्चे ने ये सोच लिया कि बस 1-2 घंटे ही तो टाइम दे रहा हूं मैं, बस बाकी टाइम तो पढ़ ही रहा हूं ना। आगे चल के ये 1 घंटे से 1.5 होगा, 1.5 से 2 होगा, 2 से 2.5 होगा, और यूं करते करते ये 3, 3.5, 4 घंटे, 5 घंटे होगा। फिर दोस्तों को टाइम ज्यादा होगा और पढ़ाई को टाइम, फिर अगले साल फिर मिलेंगे अपने। 100% है। और मैं इतने सालों से देख रहा हूं ये बात, और मेरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। तो यही एज बिगड़ने की और यही एज, तो प्लीज अपने आप पे कंट्रोल रखिए और पढ़ाई पर फोकस करिए। अब बहुत आगे जाएंगे। मेरा खुद का बेटा होगा तो उसको भी मैं यही समझाऊंगा, खुद की बेटी होगी तो उसको भी यही समझाऊंगा। प्यार से मानेगा तो ठीक है, वरना फिर तरीके तो और भी हैं। तो फ्रूट राइपनिंग की जब हम बात करते हैं, तो राइपनिंग के टाइम पे आप बताओ कि जो कच्चे फ्रूट हैं वो पकते हैं। पकते हैं तो क्या होता है? कच्चा फ्रूट है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, सही है। पकता है तो मीठा हो जाता है। तो बोलो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं कि एसिड कन्वर्ट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, तो मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे। दूसरा, अमरूद खाया कभी आपने? कच्चा अमरूद किसी के मार के देखना, पत्थर जैसा लगता है, और वहीं वो अमरूद पक जाए, पीला हो जाए, फिर किसी के मारना तो मैश हो जाता है। हाँ या ना? पूछो क्यों? क्योंकि पके हुए फ्रूट फ्लैशी हो जाते हैं और कच्चे फ्रूट हार्ड होते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि कच्चे फ्रूट्स जो होते हैं उनकी सेल्स के बीच में मिडिल लेमेला होती है, जिसमें कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होता है ज्यादा। कैल्शियम की वजह से वहां आती है हार्डनेस। सही है बात या नहीं? लेकिन वही फ्रूट जब पकते हैं तो मिडिल लेमेला क्या हो जाती है? डिसॉल्व। डिसॉल्व होने की वजह से फ्रूट्स कैसे हो जाते हैं? फ्लैशी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैक्सिमम बहुत सारे क्या चल रहे हैं? मेटाबॉलिक चेंजेस चल रहे हैं। हाँ या ना? तो ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इंक्रीज हो जाती है क्या? रेट ऑफ रेस्पिरेशन। क्योंकि आपको यह समझना है कि इंक्रीज हो गया है कौन? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी चाहिए, और इंटरमीडिएट केमिकल कंपाउंड्स जो कि रेस्पिरेशन से ही मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? रेस्पिरेशन से ही मिलते हैं। तो आप बताइए कि जब एक फ्रूट की हम बात करते हैं, ये ऐसे फ्रूट है, ये जब पकेगा ना तो इसमें रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो बोलो, इंक्रीज रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक।
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ये भी मतलब एक्सरसाइज में क्वेश्चन था बच्चे के पास रेस्पिरेशन के दौरान कि ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग इंक्रीज रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इज नोन एज, 4 ऑप्शन थे उसमें से आंसर दिया हुआ था रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक का मतलब है इंक्रीज रेट ऑफ द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे जो रेट इंक्रीज हो जाती है किसकी, रेस्पिरेशन की, उसे हम क्या बोलते हैं? यस और नो, यस और नो? बिल्कुल। अमित कह रहा है कि जो साइटोकाइनिन है वो डिले इन सीनेसेंस केवल लीफ में करता है या दूसरे पार्ट्स में भी करता है? आप बताओ। यंग पार्ट्स में करता है। वो यंग स्टेम का पार्ट भी हो सकता है, लीफ का भी हो सकता है, रूट का भी हो सकता है। ठीक है बात या नहीं? मैंने एग्जांपल लीफ का लिया है बेटा? मैंने भी तो लीफ ही पढ़ाया है। मैंने एग्जांपल लीफ का लिया, लेकिन आपको यंग पार्ट्स पे फोकस करना है। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? तो ये फ्रूट राइपनिंग की बात हुई। यहां पर ना एनसीईआरटी ने एक केमिकल बताया है इथेफॉन। इथेफॉन को आज इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज किया जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? किस पे यूज किया जा रहा है? इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जा रहा है। किसको? इथेफॉन को। क्योंकि इथेफॉन जो होता है बच्चे, वो क्या करता है? इथाइलिन गैस रिलीज करता है। और जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करके प्लांट को देते हैं, प्लांट इसे एब्सॉर्ब करता है, और प्लांट बॉडी के अंदर जब इथेफॉन चलता है तो क्या छोड़ता हुआ जाता है? इथाइलिन छोड़ता हुआ जाता है, जो क्या करता है? फलों को राइपन करने में हेल्प करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब होता क्या है कि जैसे ये एक फ्रूट लग रहा है, इस फ्रूट से कौन सी गैस निकलेगी? ये इथाइलिन गैस फ्रूट्स को क्या करेगी? तो आसपास की जो लीव्स है ना बच्चे, आसपास के जो दूसरे प्लांट पार्ट हैं, उनको ये मैच्योरिटी की तरफ क्या करेगा? प्रमोट। इसका मतलब लीव्स में सीनेसेंस प्रमोट करेगा। ये लीव्स में ये बर्ड्स की ग्रोथ को रोक देगा। मतलब प्लांट के लिए एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। कौन? लेकिन फल को पकाता है। तो पकते हुए फल से जब इथाइलिन क्या होती है? निकलती है। तो वो प्लांट के दूसरे पार्ट्स में सीनेसेंस को क्या करती है? इसीलिए हमने कहा था कि हम इथाइलिन को मेनली क्या पढ़ते हैं? इनहिबिटर की फॉर्म में पढ़ते हैं। किसकी फॉर्म में पढ़ते हैं? इनहिबिटर की फॉर्म में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। दूसरा आपको याद करना है कि जब हम इथाइलिन की बात करते हैं तो इथाइलिन क्या है? सीड जर्मिनेशन करवाता है। बोलो ग्राउंड नट में। ये एनसीईआरटी ने एग्जांपल के साथ लिखा है। फलों को पकाता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाता है। आज इंडस्ट्रियल लेवल पर हम किसका यूज कर रहे हैं? इथेफॉन का। साथ ही साथ ये सीड जर्मिनेशन करवाता है किसमें? ग्राउंड नट में। बच्चा कहता है आपने तो सीड जर्मिनेशन जिब्रेलिन का काम बताया था। आप बताइए, जिब्रेलिन का ही काम है। क्वेश्चन आया कि सीड जर्मिनेशन प्रमोट और इंड्यूस्ड बाय ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, तो आंसर जाएगा। क्वेश्चन आया कि सीड जर्मिनेशन इन ग्राउंड नट, तो फिर आपको आंसर इथाइलिन करना है, क्योंकि ग्राउंड नट के बारे में दिया एनसीईआरटी ने। हाँ या ना? आपको याद करना है कि जो इथाइलिन है बच्चे, वो प्रमोट करता है, बोलो, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो का मतलब होता है पोटैटो से ग्रीन बर्ड्स का फॉर्मेशन। जैसे पोटैटो होता है ना, पोटैटो आलू, ये जब टोकरी में पड़ा है तो पड़े पड़े उसमें से क्या निकलने लगती हैं? ग्रीन बर्ड्स। उसे कहते हैं स्प्राउटिंग। क्या कहते हैं? स्प्राउटिंग। इसलिए आलू को आप कभी भी देखना सब्जी मंडी में या कहीं दुकान पे अलग से रखते हैं वो लोग, फलों के साथ या सब्जियों के साथ नहीं, अलग से ही बोरे में भर के साइड में रखा हुआ है या किसी एक साइड में लगाया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि पके हुए फलों के साथ अगर रखोगे तो वहां से क्या निकलेगी? और वो उस आलू में क्या कर देगी? स्प्राउटिंग। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और अगर आप चाहते हो कि आलू लंबे टाइम तक बचा रहे तो स्प्राउटिंग से उसको क्या करना पड़ेगा? बचाना पड़ेगा। ऐसे आप बताइए कि ये फ्लावरिंग इंक्रीज करवाते हैं। बोलो मैंगो में और पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल के बारे में एनसीईआरटी ने एक शब्द और लिखा है, पूछो क्या? कि पाइनएप्पल में ये सिंक्रोनाइजेशन करवाते हैं ऑफ फ्रूटिंग। बताता हूं बच्चा, सब बताऊंगा मैं, बताने के लिए ही हूं यहां पर। ये क्या होता है मेरे को लिखने दे, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि ये क्या होता है। फ्लावरिंग इन मैंगो एंड पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल में तो एनसीईआरटी ने सिंक्रोनाइजेशन भी लिखा है।
अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि लास्ट क्लास में जब आप ऑक्सीजन पढ़ रहे थे तो आपको पता चला था कि जैसे ये एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर हमने कहा कि फ्लावर लग रहे हैं, फ्लावर्स के इस ग्रुप को हमने बोला इन्फ्लोरेसेंस, अगर आपको याद हो तो, हाँ या ना। और हमने कहा कि कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस क्या बोला हमने, डेवलप्स इनटू ए सिंगल फ्रूट, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू ए, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू ए, याद है आपको कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो एक सिंगल फ्रूट में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, हाँ या ना। इसको हमने बोला था कंपोजिट फ्रूट। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है एक साथ सेम टाइम पे सबको मैच्योर करना। आप सोचो एक इन्फ्लोरेसेंस में 100 फूल हैं, कितने, उसमें से 50 कहें हम तो अभी मैच्योर होकर फ्रूट बना रहे हैं, बाकी 50 करें हमें टाइम लगेगा, तो बोलो फ्रूट आधा पकेगा आधा कच्चा रहेगा। लेकिन हम तो चाहते हैं पूरा फ्रूट एक साथ पके, और उसके लिए जरूरी है कि जितने फूल हैं वो सारे एक साथ मैच्योर हों, हाँ या ना। और सभी फूलों का एक साथ फ्रूट बनाना, बोलो ऐसे, सिंक्रोनाइजेशन। सभी फूलों का एक साथ फ्रूट बनाना, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सबका एक साथ मैच्योर होना, ताकि पूरा फ्रूट एक साथ मैच्योर हो। समझ पाए ये बात या नहीं, यस और नो। बढ़े आगे। तो यहां तक क्लियर है आपको बातें। इसके अलावा आपको याद करना है कि ये रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है, क्या करवाता है, रूट हेयर का फॉर्मेशन। कौन, इथाइलिन क्या करवाता है, रूट हेयर फॉर्मेशन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। एक आपको याद करना है कि जो राइस प्लांट होता है ना, राइस प्लांट का जो पेटियोल होता है, अब पेटियोल क्या है उसकी बात बताता हूं मैं आपको। उसकी लेंथ को क्या करेगा ये, इंक्रीज। जैसे ना एक लीफ है, मान लीजिए प्लांट पर लगी हुई, ये स्टेम है, इस स्टेम पर क्या लगेगी, तो लीफ में 3 पार्ट होते हैं। बोलो, एक होता है लीफ बेस, जिससे वो लीफ स्टेम से लगती है। एक आप ये ग्रीन पार्ट पढ़ते हो ना, ये वाला, इसको कहते हैं लेमिना या ब्लेड। और बीच में ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको पेटियोल कहा जाता है। पेटियल वो स्ट्रक्चर होती है जो लीफ को स्टेम से दूर रखती है और लीफ के लेमिना पार्ट को एक्सपोज करवाती है एटमॉस्फेयर में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल। तो आप बताइए ये किसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, किसमें, तो राइस प्लांट में क्या होता है कि जो प्लांट है ना वो पानी में काम मतलब ग्रो करता है, पैडी फील्ड में ग्रो करता है। तो उससे क्या, उसकी लीफ जो है वो पानी में ना डूबे, पानी में, उसके लिए जरूरी है कि पेटियोल की लेंथ क्या हो, तो जो लेमिना पार्ट है ना वो लाइट के सामने एक्सपोज रहता है, जिससे प्रॉपर लाइट मिलती रहे और प्रोडक्शन ज्यादा हो। तो लेंथ इसने किसकी बढ़ाई, लेकिन लेमिना पार्ट को एक्सपोज करवा दिया पानी के बाहर, किसमें, क्योंकि राइस प्लांट पानी में ग्रो करता है, पैडी फील्ड का प्लांट है, हाँ या ना। इथाइलिन जो है 2022 का क्वेश्चन है नीट का, बोलो जो कुकुम्बर होता है ना, कुकुम्बर, इसमें फीमेलनेस को इंक्रीज करता है, मतलब फीमेल फ्लावर्स के नंबर बढ़ाता है। इसे ना हम फेमिनाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कुकुम्बर जो होता है, कुकुम्बर, कौन, ये एक कैसा प्लांट है, बोलो मोनोशियस। एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं, और ये किसके नंबर बढ़ा रहा है, अब फीमेल फ्लावर के अंदर एक स्ट्रक्चर है ओवरी, कार्पल। जी भी, जब हम फीमेल फ्लावर की बात करते हैं ना, तो उसमें आप बताइए ऐसे एक स्ट्रक्चर आती है ना जिसको हम ओवरी कहते हैं, जिसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, हाँ या ना। और बताओ कि यही ओवरी आगे डेवलप होकर किसको बना रही है, तो बोलो फीमेल फ्लावर के नंबर बढ़ाए, इसका मतलब ओवरी के नंबर भी, इसका मतलब फ्रूट्स के नंबर भी बढ़ गए। मतलब आपने नंबर बढ़ाए फीमेल फ्लावर्स के, नंबर बढ़ाए, और इंक्रीज किसको कर दिया, सही है बात या नहीं। साथ ही साथ याद रखो, बोलो थिनिंग इन
कोटन, वालनट एंड चेरी। चेरी, वालनट और कॉटन में क्या करवाते हैं? थिनिंग। थिनिंग से क्या मतलब है, इसको ऐसे समझो। बोलो एक प्लांट है, इस प्लांट पर फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। कितने फ्लावर हैं? तो बोलो 8 फ्लावर या 8 फ्रूट हैं एक प्लांट पर। जो सॉइल में न्यूट्रिशन है ना, ये बोलो 5 फ्रूट्स है। मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिशन है वो केवल इतना है कि आप 5 फ्रूट्स को अच्छे से क्या कर सकते हो? मैच्योर। कितने फ्रूट्स को? लेकिन आपके पास फ्रूट हैं कितने या फ्लावर कितने हैं? तो आपको 3 फ्लावर्स को गिराना पड़ेगा। तो बोलो एक्स्ट्रा फ्रूट्स और फ्लावर्स को फॉल करवाना, थिनिंग। और आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि पेड़ों पर जब फूल लगते हैं ना बच्चे, तो फूल को गिराते नहीं, अपने आप ही गिर रहे होते हैं। तो आपके दिमाग में आता है कि ये फूल बीमारी से गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। प्लांट अगर हेल्दी भी है ना, तो भी अपने वो फूलों को गिराएगा, क्योंकि उसने क्या किया कि मैं याद करो सीजनल एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट। तो जब उसकी एक्टिविटी, फ्लावरिंग एक्टिविटी जो थी वो अपने पीक पर थी ना, तो भाई वो भावनाओं में बह गया, ज्यादा ही फूल बना दिए उसने। लेकिन बाद में उसको कहा गया कि भाई इतना न्यूट्रिशन है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी भी? 5 लोगों का खाना 8 लोगों में बटेगा तो बताओ पेट किसी का नहीं भरेगा। तो 5 फ्रूट मैच्योर करने के लिए न्यूट्रिशन है, बांट रहे हो 8 के अंदर, तो कोई भी फ्रूट मैच्योर, कोई भी फ्रूट मैच्योर। हाँ, सिंपल बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पाए हैं मेरी बात को या नहीं? तो वही आपको यहां समझना है कि भाई एक्स्ट्रा फ्लावर और फ्रूट्स को फॉल करवाने को ही क्या कहते हैं? थिनिंग। क्या कहते हैं? तो थिनिंग इन कॉटन, वालनट एंड चेरी। फीमेलनेस इन कुकुम्बर, कुकुरबिटेसी फैमिली, हाँ या ना? राइस प्लांट में पेटियोल की लेंथ को इंक्रीज करना, रूट हेयर का फॉर्मेशन करवाना। रूट हेयर बनते हैं तो रूट का एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ता है, हाँ या ना? एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ता है। स्प्राउटिंग करवाते हैं पोटैटो में, सीड जर्मिनेशन करवाते हैं किसमें? और इथाइलिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका की फीचर है वो क्या है? फ्रूट राइपनिंग, हाँ या ना? यहां तो कोई प्रॉब्लम? एक ना एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रिपल एक्शन, ये सबसे पहले लिखा है एनसीईआरटी ने। बोलो ट्रिपल एक्शन इन डाइकोट सीडलिंग। ट्रिपल एक्शन इन डाइकोट सीडलिंग। इसमें 3 काम डाइकोट सीडलिंग में है। बोलो एपिकल हुक फॉर्मेशन, बोलो स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, और बोलो बच्चे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल एक्शन। क्या बोलते हैं? अब बच्चे का एक डाउट तो ये बनता है कि सर आपने ट्रिपल एक्शन इन किस में पढ़ाया है? क्या मोनोकोट में ट्रिपल एक्शन नहीं होता? बोलो होता होगा, हमें पता नहीं। यस और नो? पिकाचू, हम, हाँ पिकाचू 2-3 डाउट कर चुका है मेरे को। पिकाचू नाम का बच्चा है, नाम तो उसका पिकाचू नहीं है भाई ने, मतलब उससे क्या है कि वो, हाँ इंस्पायर्ड है वो पिकाचू से। सही है। शाहजहां का पेट था ना वो। किसका था? किसका? हाँ, वो छोटा सा जानवर ही तो था वो, पिकाचू। हाँ याद है मुझे थोड़ा सा। वो मेरे वाले जो हैं दोनों बच्चे वो देखते रहते हैं ना, तो उसमें देखा था मैंने पिकाचू, छोटा सा वो जानवर था उसका। सही है भाई, कह रहे मैं इंसान हूं। सही बात है, इंसान है तो फिर नाम भी इंसानों वाले रख। रूट फॉर्मेशन कौन करवाता है? बोलो रूट इनिशिएशन ऑक्जिन का काम है, और उस रूट पर रूट हेयर का फॉर्मेशन इथाइलिन है ना। रूट फॉर्मेशन किसका काम है? और रूट पर रूट हेयर का फॉर्मेशन। और बताओ कि सर ट्रिपल एक्शन किस में पढ़ा रहे हो? क्योंकि लिटरेचर में डाइकोट ही मिलता है, मोनोकोट में होता होगा तो अभी उस पर स्टडी होता भी होगा ये काम, लेकिन हमें उसके बारे में पता,
क्योंकि उस पर अभी तक स्टडी हुई है नहीं हुई है हमें लिटरेचर में नहीं मिलता। लिटरेचर में हमेशा हमें किसके बारे में मिलता है? डाइकोट सीडलिंग के बारे में। अब बात है कि ये है क्या, ट्रिपल एक्शन है क्या, इसको ऐसे समझो भी। मान लो आपने मिट्टी में ना कोई सीड लगाया है, ये सॉइल है, सॉइल में ये क्या प्रेजेंट है, ठीक है। सीड करेगा जर्मिनेट और सीडलिंग आएगा बाहर, आएगा। बोलो ऊपर से ना सॉइल जो सरफेस है उसको पेनिट्रेट करके बाहर आना है, पेनिट्रेट करेगा और बाहर आएगा कौन? सीडलिंग। सीड थोड़ी बाहर आएगा, जर्मिनेशन से बाहर आएगा कौन? सीडलिंग। हाँ या ना? कल इसको वहां खड़ा किया था, आज एक्साइटेड बहुत है ये आज मैं फुल एनर्जेटिक हूं, नहीं समझ रहे? और ऐसी एनर्जी चाहिए मुझे हर बच्चे में, सिर्फ इसमें नहीं। आप मतलब समझाने पर ही क्यों समझते हो, आप पहले ही समझ जाओ कि हमें हाई एनर्जेटिक रहना ही है, नहीं समझ रहे? तो सीड जर्मिनेट करके जब सीडलिंग आया बाहर, तो सॉइल सरफेस को क्या करेगा? सोचो सीडलिंग के टिप पर मेरिस्टेम में, और उसको पता है ऊपर से सॉइल सरफेस क्या है? हार्ड है। तो जब मैं इससे पेनिट्रेट करने के लिए इससे टकराऊंगा तो मेरा मेरिस्टेम डैमेज हो जाएगा और मेरी ग्रोथ थोड़ी लेट हो जाएगी, उस पर इफेक्ट आएगा। तो उसने क्या किया, मेरिस्टेम इधर कर दिया, हुक बना ली, बेंड हो गया और यूं करके बाहर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो उसने क्या किया, हुक बनाई और जब यहां से बाहर निकला तो यूं बाहर निकला, तो मेरिस्टेम प्रोटेक्ट हो गया। और कई बार आपने सीड लगाने के बाद पहला जो प्लांट सीडलिंग छोटा सा बाहर आता है उसको ऐसा बाहर निकलता हुआ देखा है, वो है एपिकल हुक, जो कि मेरिस्टेम को बचाने के लिए है। हाँ या ना? दूसरा केस, बोलो एक सीड है जर्मिनेट करके बाहर आया, बाहर आया तो उसको क्या सॉइल सरफेस ज्यादा ही हार्ड लग रही है, हुक बन के भी बाहर। अब उसको स्ट्रेंथ चाहिए थोड़ी, तो स्ट्रेंथ चाहिए तो उसके लिए क्या करता है, अपने सीडलिंग को थोड़ा मोटा कर लेता है ताकि सॉइल सरफेस से पंगा ले सके। इसे कहते हैं स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, और यहां से सीडलिंग क्या होता है, बाहर आता है। तीसरा केस, बोलो भाई ये सीड है, सीड से जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाया और वो बाहर आया, कहां आया? बाहर आया। लेकिन आप सोचो कि यहां पर क्या है कि सॉइल सरफेस पे पत्थर पड़ा है, जैसे तुम्हारी अकल पे, क्या पड़ा है? अब उसने भाई ने क्या, हुक बना के देख ली, निकल नहीं पा रहा। एक्सिस को स्वेल करके भी देख लिया, नहीं निकल पा रहा। छोड़ो ना, क्या करना है, यहां से आएगा यूं और इधर निकल जाएगा यूं करके। तो इसे कहेंगे आप क्या? तो एपिकल हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ किसका काम है? इथाइलिन का। किसका काम है? किसका काम है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? ये इतने सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट किसके हैं? और इसे हम कहते हैं ट्रिपल एक्शन। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल एक्शन। समझ रहे हैं बात या नहीं? ये इतना पोर्शन जो है, और ये किसमें दिखा है अभी तक? डाइकोट सीडलिंग में। किसमें दिखा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बात या नहीं? मोनोकोट में होता भी होगा तो मुझे, क्योंकि लिटरेचर में है ही नहीं, और इस पे एक्सपेरिमेंट हुए भी हैं तो अभी तक हमारी किताबों में लिखा हुआ, हर किताब के अंदर इथाइलिन का जो ट्रिपल एक्शन है वो हमेशा डाइकोट सीडलिंग पर लिखा हुआ है। मोनोकोट में होता भी है तो मुझे नहीं मालूम है। तो इसका मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो किस पे आएगा? डाइकोट सीडलिंग पे। क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो कल एब्सिसिक एसिड, फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी, ये टॉपिक मैं आपको कल करवा दूंगा। मतलब कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये।